हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की टीचर। आज पढ़ेंगे बच्चों हम पार्ट नंबर 16 जिसका नाम है निबंध लेखन यानी एसे राइटिंग। चलिए शुरू करते हैं। अपने मन के भावों या विचारों को क्रमबद्ध विधि से प्रस्तुत करना निबंध लेखन कहलाता है। किसी भी विषय पर निबंध लिखा जा सकता है। निबंध लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। बच्चों, निबंध लिखने के लिए हमें कुछ बातों को ध्यान रखना होता है। चलिए देखते हैं वे कौन कौन सी बातें हैं। अपने मन में निबंध के विषय की एक रूपरेखा बना लेनी चाहिए कि हमें कौन सी पहले बातें रखनी है, कौन सी बाद में। एक क्रमता होनी चाहिए ना। आगे देखते हैं। निबंध के आरंभ में विषय का संक्षिप्त परिचय रोचक ढंग से देना चाहिए। निबंध के मध्य में प्रस्तुत की गई जानकारी क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित होनी चाहिए। निबंध के अंत में विषय का निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अलग विचारों को अलग अनुच्छेद में व्यक्त करना चाहिए। भाषा सरल होनी चाहिए। लेख स्पष्ट होना चाहिए। तो बच्चों, निबंध कैसा होना चाहिए, निबंध लिखने के क्या नियम होते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास विषय होता है ना, उसे हमें समझाना होता है एक रोचक ढंग से। फिर उस विषय से जुड़ी हुई बातों को क्रमबद्ध तरीके से लिखना होता है। उसे कहते हैं मध्य भाग, ठीक है। और सबसे अंत में जो भी हमने लिखा है उसका थोड़ा सा कंक्लूजन यानी कि थोड़ा सा निष्कर्ष के रूप में हमें लास्ट पैरे में देना होता है। इस तरीके से निबंध लिखा जाता है। चलिए देखते हैं कुछ निबंध और पढ़ते ही उन्हें समझते ही निबंध क्या होते हैं। यहाँ कुछ निबंध दिए जा रहे हैं, इन्हें अच्छी तरह से पढ़िए और समझिए। बच्चों, पहला निबंध है वर्षा ऋतु यानी रेनी सीजन। इस चित्र को देखिए, इसमें भी वर्षा हो रही है और हम इस निबंध को पढ़ते हैं। हमारे देश में मुख्यतः 3 ऋतुएं होती हैं, सर्दी, गर्मी और वर्षा। गर्मी के बाद वर्षा ऋतु आती है। इस ऋतु में पानी खूब बरसता है, चारों ओर पानी और कीचड़ हो जाता है। पक्के फर्श कीचड़ से बचे रहते हैं। गर्मी के कारण जो घास सूख जाती है वे वर्षा से फिर से हरी होने लगती है। केंचुए, सांप आदि इन दिनों बहुत दिखाई देते हैं। तालाबों में मेंढक टर्राते रहते हैं। पानी बरसने से खेतों में अन्न होता है। अन्न खाकर हम जीते हैं। वर्षा होती देखकर किसान को बड़ा हर्ष होता है। वर्षा के दिनों में आकाश में काले काले बादल छाए जाते हैं। यही आज भी हुआ। विद्यालय से लौटते समय चंदन वर्षा में भीग गया था। झटपट कपड़े बदलकर वह पिताजी के पास गया। उसने पिताजी से प्रश्न किया, पिताजी, आसमान में पानी क्यों बरसता है? उसने प्रश्न किया, पिताजी, आसमान से पानी क्यों बरसता है? ये पानी कहाँ से आता है? बादल आने पर ही वर्षा क्यों होती है? पिताजी चंदन को रसोई घर में ले गए। वहां चूल्हे पर रखी केतली में पानी उबल रहा था। केतली के मुंह से वाष्प निकलकर उड़ रही थी। पिताजी बोले, जिस प्रकार इस केतली का पानी गर्म होकर वाष्प के रूप में ऊपर जा रहा है, उसी प्रकार धरती का जल सूरज की गर्मी से वाष्प में बदल जाता है। वाष्प वायु से हल्की होती है, इसी कारण वाष्प ऊपर उठकर आकाश में चली जाती है। आसमान में ठंड होती है। ठंड पाकर वाष्प बहुत सी नन्ही नन्ही बूंदों का रूप ले लेती है। बादल ऐसे ही नन्ही नन्ही बूंदों का समूह है। पिताजी बोले, जिस प्रकार गिलास से पानी टपक रहा है, इसी प्रकार। फिर पिताजी ने ठंडे पानी का गिलास लेकर वाष्प के पास रखा। थोड़ी देर में उसमें से जल की बूंदें टपकने लगी। पिताजी बोले, जिस प्रकार गिलास से पानी टपक रहा है, इसी प्रकार वर्षा होती है। इसी प्रकार वर्षा होती है। तो बच्चों, वर्षा ऋतु क्यों होती है, कैसे होती है, चंदन के पिताजी ने चंदन को एक एक्सपेरिमेंट करके अच्छे से समझाया। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा निबंध जिसका नाम है प्रदूषण यानी पॉल्यूशन। बच्चों, यहाँ आप एक चित्र देख पा रहे हैं जिसमें ट्रैफिक लगा है, रेड लाइट है, धुआं उड़ रहे हैं फैक्ट्रीज के। चलिए देखते हैं। आधुनिक युग में 4 प्रकार के प्रदूषण अधिक पैर पसारे हुए हैं। ये प्रदूषण है भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। सभी जीवधारियों के लिए प्राणवायु यानी ऑक्सीजन आवश्यक है। यदि प्राणवायु दूषित हो जाएगी तो जीवधारियों के लिए जीने के लाले पड़ जाएंगे। वायु के बाद जीवन की दूसरी अनिवार्य आवश्यकता है पानी।
आज पीने के लिए शुद्ध जल नहीं मिल पा रहा है, जबकि सभी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को शुद्ध पानी ही चाहिए। बढ़ती हुई आबादी से और बड़े बड़े नगरों में बस गए हैं। बड़े बड़े नगरों में मल निकासी के लिए बड़ी बड़ी नालियां निकाली गई हैं, जो नदियों में गिरती हैं। कारखानों से लगातार निकलते कचरे के कारण नदियों का, जलाशयों का जल दिन प्रतिदिन प्रदूषित होता जा रहा है। खुली भूमि पर भी कूड़ा कचरा डाला जा रहा है। इन कचरों में अनेक प्रकार के जहरीले रसायन होते हैं। बड़े बड़े कल कारखाने बहुत अधिक धुआं उगलते हैं। उनके कारण वायु दूषित हो जाती है। इस प्रकार आज भूमि, पानी और हवा तीनों ही प्रदूषित हो रहे हैं। हम जानते हैं कि सांस की अधिकतर बीमारियां हवा की गंदगी के कारण फैलती हैं और पेट की बीमारियां अशुद्ध जल के कारण होती हैं। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए स्वच्छ वायु और जल दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अनवरत दौड़ती हुई रेलगाड़ियां, बसें, बड़े बड़े जलयान और विमान लगातार धुआं तो उगलते ही हैं, साथ ही शोर भी पैदा करते हैं। इससे वायु प्रदूषण के साथ साथ ध्वनि प्रदूषण का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे अधिक जरूरत इस बात की है कि कल कारखानों से निकलने वाले प्रदूषित जल और कूड़े कचरे के शुद्धिकरण की व्यवस्था की जाए। सरकारी स्तर पर इस दिशा में अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए हम स्वयं भी काफी सहयोग दे सकते हैं। यह कार्य हम दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला यह है कि गंदगी ना फैलाएं और दूसरा यह है कि जहां गंदगी हो उसे साफ करने में सहायता करें। अपने आसपास की नालियों में कूड़ा कचरा न डालें, खुले स्थानों पर मलमूत्र का त्याग न करें और दूसरा, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। प्रदूषण को रोकने में पेड़ पौधों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो बच्चों, ये निबंध यहीं समाप्त होता है। क्या पढ़ा हमने? पॉल्यूशन। बच्चों, पॉल्यूशन से बचने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने स्तर पर भी कार्य करना चाहिए। जैसे हमें अपने घरों में खूब पौधे लगाने चाहिए, अपने आसपास पेड़ लगाना चाहिए और सबसे बड़ी बात बच्चों, हमें सफाई रखनी चाहिए। हमें अपनी नालियों में कचरा नहीं डालना चाहिए। इतना तो हम आसानी से कर सकते हैं। आप छोटे बच्चे हैं ना, तो मम्मी के साथ मिलकर खूब पौधे लगा सकते हैं। उन्हें मना कर सकते हैं कि आप कचरा ना ज्यादा फैलाएं, नालियों में कूड़ा ना डालें। इस तरह बच्चों, हम अपने आसपास पोल्यूशन को रोकने के लिए काम कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला निबंध, यानी गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सदियों की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। हमारे देश के लिए एक विशाल संविधान बनाया गया। 26 जनवरी 1950 को नया संविधान लागू किया गया। इस प्रकार संविधान लागू किए जाने के बाद हमारे देश में गणतंत्र की स्थापना हुई। तभी से 26 जनवरी के दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। गणतंत्र दिवस हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व है। गणतंत्र दिवस समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन पूरे देश में अवकाश रहता है। गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह राजधानी दिल्ली में होता है। राजपथ पर तीनों सेनाओं की परेड होती है। राष्ट्रपति इस परेड का अभिवादन स्वीकार करते हैं। सभी स्कूल, कॉलेज तथा संस्थाएं गणतंत्र दिवस उत्साहपूर्वक मनाते हैं। चलिए बच्चों, अगला निबंध देखते हैं, जिसका नाम है रक्षाबंधन। बच्चों, ये तस्वीर देखिए, राखी बांधते हुए भाई बहनों की। भारतवर्ष त्योहारों का देश है। यहाँ के त्योहारों का उद्देश्य लोगों में एकता तथा मित्रता को बढ़ाना है। इन्हीं पर्वों में रक्षाबंधन का पर्व परस्पर प्रेम एवं रक्षा का संदेश देता है। रक्षाबंधन का पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। प्राचीन काल से यह पर्व मुख्यतः आर्यों का पर्व रहा है। आर्य लोग यज्ञ के उपरांत रक्षा सूत्र दाहिने हाथ में बांधते थे और एक दूसरे की रक्षा का संकल्प लेते थे। रक्षाबंधन के पर्व का ऐतिहासिक महत्व भी है। रानी करमवती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं भी धर्म भाई बनकर करमवती की रक्षा के लिए निकल पड़ा था। वर्तमान समय में यह पर्व मुख्य रूप से भाई बहन का पर्व बन गया है। रक्षाबंधन के दिन बहनें पूजा करके अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, तिलक लगाती हैं, आरती उतारती हैं और मिठाई खिलाती हैं। भाई भी बहनों को उपहार देते हैं,
तथा उनकी रक्षा का संकल्प लेते हैं। ये त्योहार भाई बहनों के पवित्र प्रेम के सूचक हैं। तो बच्चों, आज हमने यहाँ कुछ निबंध देखे और नीचे कुछ और विषय दिए गए हैं, आप उन पर निबंध लिखेंगे। ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।